I'll just go through the quickly few slides. I don't know. आप शुरू से स्लाइड से दिखा दें. I'm just showing it quickly. See, this is the slide which I already told कि ये जो मैं बताऊंगा और ये मैंने बताया आपको नेचुरल ब्रीडिंग, AI, एम्ब्रियो ट्रांसफर और ओवम पिकअप के बारे में जो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताया, और ये IVF की क्या यूजफुलनेस है इसके बारे में बताया. ये ओवरऑल द लेबोरेटरी जो है इस तरीके की दिखती है IVF की लैब. और ये मैंने बताया कि जो BT37 इंक्यूबेटर है जिसके अंदर ये एम्ब्रियोज को कल्चर किया जाता है, और ये एम्ब्रियो कलेक्शन की जो इक्विपमेंट्स है हमारे OPO IVF के लिए, और ये बता रहा था मैं कि कलेक्टिंग oocytes फ्रॉम ए डोनर काउ. अभी राइट नाउ वी आर ऑन दिस स्लाइड, और ये स्लाइड के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ, छोटा सा वीडियो क्लिपिंग है कि बता रहा था कि बॉस इंडिकस जो ब्रीड्स है विच इज अवर इंडिजिनस ब्रीड्स, ऑल द इंडिजिनस ब्रीड, इसके अंदर ओवरी पे फॉलिकल पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है, तो इनको स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है. एवरी डे ये जो ब्लैक फॉलिकल है it indicates that it has got one egg into it, one ovum. लेकिन ये 100% रिकवरी नहीं होती है, but we still get a good 50 to 60% रिकवरी. सक्शन से ये रिकवरी की जाती है अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू बाय यूजिंग ए नीडल. आप देखेंगे ये नीडल ऊपर से आ रहा है एंड इट इज पंक्चरिंग द फॉलिकल. ये पंक्चर होते ही वो फॉलिकल कोलैप्स हो जाता है और उसमें से वो एग जो है उस साइड सक होकर वो ट्यूबिंग के थ्रू एक कलेक्शन ट्यूब में आता है, 50 ml के कलेक्शन ट्यूब में. आप देख रहे हैं कि ये ओवरी एक साइड की ओवरी है. इस तरीके से हम लोग पहले लेफ्ट ओवरी और फिर बाद में राइट ओवरी ये फॉलिकल्स पंक्चर करते हैं. ये प्रोसीजर बहुत ही फास्ट करना पड़ता है और एक्सपीरियंस हाथ रहे तो 15 मिनट के अंदर पूरा ये पूरा मतलब काम हो जाता है. विद इन 15 to 20 मिनट्स एक गाय का हम लोग अल्ट्रासाउंड से ये उस साइड कलेक्ट कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ ईच ओवरी भी काउंट कर लेते हैं. फॉलिकल्स अलग अलग साइज के होते हैं और ये कलेक्शन होता है. एंड देन ये जो नेक्स्ट है मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे वो जो मीडिया के अंदर, इसके अंदर एक रिकवरी मिलने वाली इसमें मीडिया है, सब हमको ब्राजील से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर के कंट्री से, और इस वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है. पूरी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एवरीथिंग डिस्पोजेबल्स भी बहुत सी चीजें 90% इंपोर्ट करना पड़ता है. ये देखिए ये क्वालिटी ऑफ वूड साइड, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं. हम लोग जो कलेक्ट कर रहे हैं इट्स ए इमैच्योर, मतलब जो वूड साइड्स कलेक्ट कर रहे हैं इनके अंदर एग है, हर एक के अंदर एक ओवम और एग है. आप देख लीजिए क्वालिटी है जिसके आजू बाजू में बहुत अच्छे सेल्स है, क्यूमुलस सेल जिसको बोलते हैं. सो दीज आर ए ग्रेड oocytes जिसके ऊपर मेरा एरो है. जब यहाँ पर सेल का नंबर कम हो गया तो दीज आर द बी ग्रेड एंड देन oocytes. whereas ये जो नेकेड है दे आर ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, तो इसके अंदर अपने को कोई मतलब IVF करके कोई यूज नहीं होता है. इस तरीके का जो oocytes मिलते हैं उनको हमको क्लासिफाई करना पड़ता है 4 अलग अलग इसमें. अभी देखिए ये oocytes को, इमैच्योर oocytes को, जिसको हिंदी में अपरिपक्व बोला जाएगा, ये जो अपरिपक्व oocytes कलेक्ट किए वाले हैं इनको हम लोग 24 आवर्स एक मीडिया में रखते हैं जिसका नाम है इन विट्रो मैच्योरेशन मीडिया, IVM मीडिया. तो नेक्स्ट डे जिस दिन आज हमने OPU कलेक्ट किया तो नेक्स्ट डे यही oocytes देखिए कितने ये पफी हो जाते हैं, इनके आजू बाजू की जो सेल है एकदम ये क्लियर हो जाते हैं. और ये 22 से 24 घंटे रखने के बाद ये राइट टाइम है कि इसके अंदर अभी सीमेन छोड़ा जाएगा. और सीमेन की भी डिटेल एग्जामिनेशन होती है, कौन सा सीमेन हमको यूज करना है, कौन से बुल का यूज करना है, उतने डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा टेक्नोलॉजी के इसमें. तो सीमेन का एक्सटेंसिव स्टडी यूज करना पड़ता है, कितने oocytes पे कितना हमको सीमेन डालना है, सीमेन की काउंटिंग, ये इटसेल्फ इज काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट करता है. अभी ये एक इंक्यूबेटर्स है, माइक्रोक्यू इंक्यूबेटर. इसके अंदर आप ये जो oocytes कलेक्ट किए वाले एक जगह से दूसरी जगह वायल में डालकर इसके अंदर ले जा सकते हैं, जो एक 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन किया जाता है. अभी ये जो परिपक्व oocytes है
जो मैच्योर oocytes हो गए, तो सेकेंड डे में, पहला डे IVM, सेकेंड डे इज द IVF। ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखिए, IVM, IVF, IVC। तो ये सेकेंड डे में हम लोग IVF जब करते हैं, तो उसके अंदर जो oocytes मैंने बताया आपको मैच्योर, उसके अंदर सीमेन को स्टडी करते हुए उस सीमेन का कॉन्सेंट्रेशन वर्किंग करके वो स्पर्म्स उसमें छोड़ दिए जाते हैं oocyte के साथ। अभी नाउ दिस इज वन oocyte, ये 20 टाइम्स मैग्नीफाइड है, और इसके अंदर ये आपको स्पर्म्स दिख रहे हैं आजू बाजू में। इसके अंदर एक स्पर्म है, एक oocyte है, देखिए। अब इसका छोटा सा एक वीडियो क्लिपिंग है, देखिए। ये एवरी स्पर्म वांट्स टू गेट इनटू द oocyte एंड ट्राई टू मैच्योर, सॉरी फर्टिलाइज। और आपको मालूम है ओनली वन लकी स्पर्म्स अंदर जाने के बाद देयर इज नो एंट्री बोर्ड लग जाता है, एंड देयर इज ए दैट chemical chemotaxis reaction is there, and rest all the sperms will die. So I'm good, sorry. So this video, देखिए ये sperms पूरे ओहम को, oocyte को कितना, oh God, इसको कैसे रोटेट कर देता है ये देखिए स्पर्म्स, दे आर गोइंग अराउंड एंड दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू दिट। यू कैन सी दिस, दिस इज द IVF, एक्चुअली IVF, एंड दिस नीड टू बी डन, एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी डन अंडर ए बड़ी स्टेराइल कंडीशन में ये करना पड़ता है। अभी ये IVF करने के लिए हम लोग फ्रोजन सीमेन यूज करते हैं, और सेक्स सॉर्टेड ही सीमेन भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर जो एम्ब्रियो बनेंगे तो उसके 90% फिर एम्ब्रियो सेक्स, मतलब फीमेल एम्ब्रियो बनने के चांसेस है। इसलिए आजकल तो मैक्सिमम IVF वर्क में हम लोग सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज कर रहे हैं। सभी डिफरेंट ब्रीड्स का सेक्स सॉर्टेड सीमेन कंट्री में अवेलेबल है। और ये थर्ड डे, देन उसके बाद में तीसरे दिन IVF होने के बाद अगेन 20 घंटे के बाद उसको हम लोग थर्ड स्टेज में लेते हैं, उसको बोलते हैं IVC। तो IVC कल्चर के लिए जो इंक्यूबेटर मैंने बताया था, जिसमें 38.5 डिग्री टेम्परेचर पे वो डिशेस रखी जाती है, उसके पीछे गैस का सप्लाई होता है, जिसमें 6% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और 89% नाइट्रोजन, ये ट्राई गैस रहता है। और इस तरीके से ये गैस का सप्लाई और इतना टेम्परेचर होना जरूरी है, और वो पर्टिकुलर मीडिया के अंदर वो 7 दिन IVC मीडिया में रहते हैं। देखिए आप कैसे कैसे चेंज होते जा रहा है। ये थर्ड डे आपने पहले इमैच्योर oocyte देखे, सेकेंड डे मैच्योर oocyte देखे जिसमें हमने सीमेंट छोड़ा, और थर्ड डे ये इनको बोलते हैं पोटेंशियल जाइगोट्स या प्रिजम्पटिव जाइगोट्स। अभी यहाँ पर हल्का सा सेल डिवीजन भी हो जाता है, थोड़ा बहुत हमको मालूम भी पड़ जाता है कि कहीं कहीं इनिशिएट हो गया है सेल डिवीजन, लेकिन इतनी क्लैरिटी इसमें मिलती नहीं है। तो हम फोर्थ डे में ये डिशेस को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालकर, इंक्यूबेटर से निकालकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कितना परसेंटेज क्लीवेज हुआ है। तो ये थर्ड डे है, दैट इज IVC। इसके बाद में फिर थर्ड डे के बाद में अगले 5 दिन तक हमको कुछ नहीं करना है। वो इंक्यूबेटर में, ये इंक्यूबेटर्स है, दीज आर नथिंग बट, जैसे गर्भाशय को हमने बाहर बनाया है, यूट्रस इज, दिस इज लाइक ए यूट्रस विच इज इन विच दीज एम्ब्रियोज आर, ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, कल्चर की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, गैस का सप्लाई रेगुलर होना चाहिए। इस तरीके का ये पूरा परफेक्ट सेम इंक्यूबेटर ह्यूमन बीइंग में भी यूज होते हैं, बेंच टॉप इंक्यूबेटर दे आर कॉल्ड। अब इसके अंदर ये देखिए, ये जो सिंगल सेल एक रहा, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होके 2 सेल एम्ब्रियो बना, फिर 4 सेल, देन इट इज 8 सेल एम्ब्रियो, 16 सेल अर्ली मोरूला। हम लोग जब इन विवो काम करते थे पहले, नॉट IVF, तब हम लोगों को ये जो एम्ब्रियो अंदर यूट्रस में गर्भाशय में तैयार होते थे, तो मोर और लेस ऐसे अर्ली एम्ब्रुला, अर्ली मोरूला, या थोड़ा सा एक एडवांस स्टेज अर्ली ब्लास्टोसिस्ट में उसको यूट्रस से हम लोग निकालते थे। जब भेड़ों में काम करते थे तब वो 8 सेल 16 सेल के एम्ब्रियो से उससे काम होता था। अभी ये देखो 6.5 से 7.5 दिन का जो IVF का भ्रूण तैयार हुआ, ये कॉम्पैक्ट मोरूला, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, एक्सपांडेड ब्लास्टोसिस्ट, ये दीज आर एक्सेलेंट, ये बहुत ही सुंदर एम्ब्रियोज है जो हम लोग ट्रांसफर करने के लिए रेडी रख सकते हैं रिसिपिएंट्स में। अभी समझो एक आधी गाय से हमारे को एम्ब्रियो ज्यादा मिले और रिसिपिएंट कम है, तो उसको हम लोग फ्रीजिंग भी कर सकते हैं।
फ्रीजिंग के भी दो टेक्नोलॉजी है। एक तो स्लो फ्रीजिंग जो बोलते हैं, उसके अंदर ग्रेजुअली हम लोग रूम टेम्परेचर से एम्ब्रियो को स्ट्रॉ में लोड कर कर एम्ब्रियो फ्रीजर मशीन से अप टू -35 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाते हैं और फिर बाद में लिक्विड नाइट्रोजन में उसको रख देते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एम्ब्रियो फ्रीजिंग और सीमेन फ्रीजिंग में कितना फर्क है देखिए आप। एक स्ट्रॉ के अंदर जब सीमेन फ्रीजिंग करते हैं तो उसके अंदर 20 मिलियन स्पर्म्स, मतलब 2 करोड़ स्पर्म्स उसके अंदर मिनिमम कंडीशन है कि 2 करोड़ स्पर्म्स आपको उसमें लोड करना है। जब थॉइंग करते हैं और अल्टीमेटली एआई के लिए उसमें से सिर्फ एक स्पर्म जाकर एआई में यूज होता है। लेकिन हमारे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में एक स्ट्रॉ में हम एक ही एम्ब्रियो लोड करते हैं। आप देख लीजिए, एक तरफ 2 मिलियन, 20 लाख, 2 मिलियन स्पर्म्स आप डाल रहे स्ट्रॉ में, और एक तरफ हम लोगों की जो स्ट्रॉ है जिसके अंदर एक ही एम्ब्रियो है। तब जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, इटसेल्फ इज अ स्पेशल टेक्निक, और ये बड़ा केयरफुली डालना पड़ता है। हम लोग जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो हम लोग सीमेन तो मिड सर्विक्स में छोड़ देते हैं, लेकिन जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है तो उसको डीप यूट्राइन हॉर्न में एकदम आगे तक जाकर ट्रांसफर करना पड़ता है, जिस साइड में उस रिसिपिएंट का ओव्यूलेशन हुए वाला हो। ये देखिए, एक आईवीएफ से एम्ब्रियो एट ए टाइम, हमारे पास एक गाय में 47 एम्ब्रियोज बने थे। रिकॉर्ड ब्रेक था। एक गाय थी गौरी समाधि, ऐसी कुछ टॉप क्लास गिर गाउस थी। ये देख लिए सभी एम्ब्रियोज का एक पूरा बंच एम्ब्रियोज का ये हमको हुआ था। शॉर्ट में अभी जैसे इसको हमको फ्लो डायग्राम में देखना है तो देख लीजिए, ये डोनर काउ, हमने इसका ओपीयू किया। अभी डोनर काउ सिलेक्शन करते वक्त आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रीड सेलेक्ट करो, उसकी पूरी पेडिग्री, मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड, एवरीथिंग यू कैन सी। अभी एक किसान है जिसके पास, उसके पास 10 गाय है, और 10 में से एक गाय उसकी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा दूध देती है। तो उसको एक गाय को उसको लेकर मल्टीप्लाई करना चाहिए, उसके उसके नंबर वो काफी बढ़ा सकता है। जबकि लाइफ टाइम में 8-10 सिर्फ लेने के बदले हर साल वो 40 से 50 उसके काब्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये ओपीयू होने के बाद ये जैसे इन विट्रो मैचुरेशन बताया, फिर ये फर्टिलाइजेशन स्पर्म से, और फिर इंक्यूबेटर में रख के एम्ब्रियो बना, और आप फिर रिसिपिएंट में डाल दीजिए। समझो ये क्रॉसब्रेड रिसिपिएंट है, इसमें आपने गिर के काब्स प्रोड्यूस कर दिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो हो गए तो आप फ्रीज कर दीजिए, और कितने भी साल आप रख सकते हो उसको। जैसे सीमेन के जैसे है तो आप 50-100 साल भी लिक्विड नाइट्रोजन में आराम से उनको रख सकते हैं। ये एक बहुत इंक्यूबेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट इंक्यूबेटर है। इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करता है, और इसको गैस का सप्लाई है, इनबिल्ट ट्राई गैस। तो ये इंक्यूबेटर लेकर हम लोग कंट्री में अक्रॉस द कंट्री जाते हैं। अगर आपने 6 दिन के एम्ब्रियो, 6th डे एम्ब्रियो इसमें रख दे, और आपको समझो मेरे को अभी यहाँ से पूना से निकल कर समझो श्रीनगर जाना है, समझो मेरे को 2-3 फ्लाइट्स पकड़नी है, 1.5 दिन 2 दिन भी लग जाए, इतना टाइम लगेगा नहीं। ट्रेन से भी जाना है तो ये एम्ब्रियोज इसके अंदर डेवलप होते रहेंगे। ये इंक्यूबेटर सच्चे इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके अंदर आप एम्ब्रियोज, 5 दिन के एम्ब्रियोज आप 7वें दिन तक, 2 दिन तक इसके अंदर आराम से इसमें आप डेवलप करके ले जा सकते हैं, और फिर वहां जाने के बाद आप माइक्रोस्कोप में निकाल कर वो एम्ब्रियो को लोड कर कर फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एक मोबाइल वैन बताया मैंने, ये एम्ब्रियो का पिक्चर है। ये अलग टाइप का इंक्यूबेटर है, आप देख रहे हैं। इसमें एक एक स्ट्रॉ में येलो कलर के प्लग दिख रहे हैं, एक एक स्ट्रॉ में एक एक एम्ब्रियो लोड किया है। ये वैन है, और ये वैन के अंदर मोबाइल लैब है, जाके आप जहाँ पर जाके एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हम कंपेयर करते हैं जो एक मैंने पहले टेक्नोलॉजी बताया, एमओईटी और ओपीयू एंड आईवीएफ। आईवीपी इज इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियोज। तो एमओईटी में जैसे बताया कि ये 6-7 दिन के भ्रूण हम लोग फ्लशिंग करते हैं, यूट्रस में से निकाल कर फ्लश करते हैं, और ओपीयू में हम लोग उस साइड्स को, ओवरीज को पंक्चर करके उस साइड बाहर निकाल कर उसको डेवलप करते हैं। और एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। एमओईटी तो आजकल मैंने जैसे बताया कोई करता नहीं है, इसमें 7-8 बछड़े साल में एक हो सकते थे, लेकिन अभी तो हम लोग 40-50 बछड़ों की बात कर रहे हैं। बफेलो में भी एक पूना के पास बहुत बड़ा 1500 बफेलो का फार्म था,
जहाँ पर हमको अपॉर्चुनिटी मिली, इंडिया में भैंस में भी पहली बार करने का मौका मिला। फिर बाद में हमने गुजरात में बन्नी में किया, जाफराबादी में किया, वो भी कंट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ। और ऐसे करके हम लोगों ने कम से कम नियर अबाउट 10,000 तक एम्ब्रियो जेके ट्रस्ट में जब मैं था तब बनाए, बहुत से काब्स हुए। अभी काफ़ी बाकी एजेंसीज भी आगे आ रही है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे आपने सुना ही होगा ये गोदरेज, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड वर्क इनटू द आईवीएफ एंड एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली एचएफ के अंदर। हमारा ज़्यादा फोकस अलग अलग ब्रीड्स पे है, लेकिन गिर में भी काफ़ी हमारा फोकस है। ये बफेलो का एक एग्जांपल दे रहा था मैं कि बफेलो से आपने उस साइड कलेक्ट किए, मैच्योर हुए और देखिए इनके 7 एम्ब्रियोज है और उसकी 3 प्रेगनेंसीज हुई। मतलब एक टाइम में ऐसा था कि भैंसों के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी ड्रीम था। बाद में फ्रोजन सीमेंट टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई और अभी बफेलोज के अंदर काफ़ी इवन ये आईवीएफ का वर्क हो रहा है ऑन ए लार्ज स्केल। सो विद दिस मतलब शॉर्ट के अंदर मैंने मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको शेयर किया हूँ। अभी आप लोगों को जो भी कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। लेकिन बिफोर मैं कंक्लूड करने के पहले फिर बताता हूँ, जिसको कोई इंटरेस्ट है, अगर आपको मेरे को कांटेक्ट करना है तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। हम लोग अभी इसमें मेरा हमारे कोई शाम आईवीएफ का कोई बहुत कमर्शियल ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कहाँ से कहाँ, मतलब आप सोच लीजिए गुजरात में गुजरात से वो साइड कलेक्ट करते हैं, पूना की लेबोरेटरी में लाके उसके एम्ब्रियो बनाते हैं और वहाँ से फिर वो कर्नाटका, ये तमिलनाडु, कर्नाटका हम लोग जाके ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई गिर पे स्पेसिफिक है, कोई एचएफ पे है, जर्सी पे है। तो डिफरेंट ब्रीड्स को लिमिटेड नंबर जिसके पास है, बहुत अच्छे एनिमल्स है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको उनका जेनेटिक्स वेस्ट मत होने दीजिए। और हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं उनके बारे में ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, जो आज फिल्म इंडस्ट्री में अपने काफ़ी वेल नोन है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कर्नल यादव भी आए थे कि उनके पास बॉम्बे गौरक्षक मंडली जो बेटेगांव में एक फार्म है, बहुत ही अच्छा गिर का फार्म है। अभी कुछ उनके पास एचएफ क्रॉसब्रेड एनिमल्स भी है। तो काफ़ी हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग से उनके यहाँ आईवीएफ वर्क करते आ रहे हैं। और ऐसे हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने किया है। कर्नाटका में किया है, बहुत सी जगह पे किया है। गुजरात के अंदर एक घनश्याम महाराज बोलकर है, उनके यहाँ पे भी काम किया है। किशोर भाई बोलकर है पोरबंदर में, उनके यहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं। और एक मिस्टर वीर खारा, ऐसे अलग अलग डिफरेंट पीपल आर देयर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट ब्रीड्स। और अभी स्पेशली एक ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम आई है, उसके अंतर्गत थोड़ा आईवीएफ को उन्होंने एक थोड़ा कंपल्शन सॉर्ट ऑफ डाल दिया है कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी यूज की जाए। और इस तरीके से डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो आपको इसके अंदर डेफिनेटली एडवांटेजेस है। और इससे ज़्यादा मैं और क्या बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपको जो भी कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर माय हिंदी, सो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। एंड विद दैट थैंक यू वेरी मच। ओवर टू द ऑर्गेनाइजर्स।